और आज की जो क्लास है वो सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट रहेगी, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। जैसा आप लोग देख रहे हैं कि जो जो छात्र 2023 में 10th में हैं और वो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उनके लिए हम लाए हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे जितने भी प्रश्न हैं जो 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 और 2019, 20, 21। कहने का मतलब है कि हम उन प्रश्नों को लेकर आए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ में जितने भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मिलते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और लाते हैं अपना यहाँ पर पहला प्रश्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में, और फिर हम बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को लाते हैं। चलिए सबसे पहले स्क्रीन पर लाते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों को, और स्क्रीन पर आ गए हैं आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तो मेरा जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिए क्या कह रहा है कि अब देखिए मुझसे किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि देखिए कि इनमें से कौन सी एक रबी की फसल है। आपसे देखिए 4 ऑप्शन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। पेपर देने जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक फसल है जो रबी की फसल है, जिसमें से आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो नंबर ए ऑप्शन दिया आपका चावल, नंबर बी ऑप्शन दिया मोटे अनाज, और नंबर सी ऑप्शन दिया है कपास, और नंबर डी ऑप्शन दिया है चना। सो इसमें अब आप लोगों को कौन सा ऑप्शन सही करना है, आप लोगों को यहाँ पर देखिए इसका जो अब राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को यहाँ पर देखिए कमेंट में भी करके बताना पड़ेगा। चलिए बहुत से छात्रों को इसका कमेंट नहीं, इसका जो आंसर है वो नहीं आ रहा होगा, और चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर को सही कर लीजिएगा। जो आपका काला चना जो है ये एक रबी ऋतु की फसल है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा आप। चलिए इससे के साथ हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड है। प्रश्न नंबर जो मेरा सेकंड है वो देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड देख लीजिए मेरा क्या करे कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। आप इसमें से देखिए इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो आप चलिए देखिए जैसे आपका हो गया तिल हो गया। तिल कैसा है, तिल एक फसल फलीदार फसल है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ज्वार कैसा, ज्वार और तिल, देखिए बस ज्वार तिल दोनों दे दिए, तिल एक फलीदार फसल नहीं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। मोटे अनाज इसको सही कर लीजिएगा, नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नंबर ए को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दालें। दालें कैसी हैं, दालें हैं कि फलीदार फसलों में आती हैं। फिर देखिए यहाँ पर और हम बात करते हैं, और हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट प्रश्न लाते हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। चलिए ये देखिए प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो आपका ब्राजील है, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। ब्राजील में जो स्थानांतरित जो कृषि होती है, और जिस तरीके से हम इसको यानी कि जो मेरा दो देश हम अपने देश में इसको और तरीके से कहते हैं, लेकिन ब्राज़ील में इसको क्या कहेंगे, जो स्थानांतरित कृषि जो होती है इसको ब्राज़ील में क्या कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया कोनुको दिया है, रोको दिया है, दीपा दिया है, मसोले दिया है। तो आपको बताना है कि ब्राज़ील में इन फसलों को क्या कहेंगे। तो सो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए ये आपका गलत हो जाएगा, दीपा भी गलत हो जाएगा, मसोले भी गलत, और कोनको भी गलत हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर टिक कर लीजिएगा, नंबर बी जो दिया है रोको इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, रोको इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लाते हैं स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए मेरा क्या कह रहा है कि आप प्रश्न नंबर 4 को समझिए। प्रश्न नंबर 4 कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है, और अब इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप चलिए ये देखिए प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ये प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा, और बिल्कुल ये प्रश्न नंबर आपका 4 रहेगा कि निम्न में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो चलिए काफी में रेशा पाया जाता है, कि जूट में रेशा पाया जाता है, कि जौ में, कि रबर में रेशा पाया जाता है।
अब देखिए इसमें किस में रेशा पाया जाता है, मतलब रेशेदार फसल बतानी, तो आपका जो जूट होगा, जूट जो होगा ये आपका सही हो जाएगा जूट, कि जूट एक ऐसी फसल है, तो जूट एक रेशेदार फसल है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। और चलिए फिर देखिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की, ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, रोको कहते हैं। फिर हमने यहाँ पर बात की कि इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है, तो दालें एक फलीदार फसल है। अब फिर हमने यहाँ पर बात की कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो जो काला चना जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ और आगे बढ़ाते हैं और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 को देखिए क्या कर रहा है, और स्क्रीन पर आ चुका है आपका प्रश्न नंबर 5 की निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। अब खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कौन सी है, तो आप लोगों को यहाँ पर देखिए समझना होगा कि इनमें से आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सी एक फसल है जो खरीफ ऋतु में आती है। तो चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका चना, और नंबर बी ऑप्शन दिया कपास, नंबर सी ऑप्शन दिया धान, नंबर डी ऑप्शन दिया है सी तथा बी दोनों, मतलब कि धान और कपास दोनों। तो चलिए देखिए ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब देखिए इसमें से देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी तथा बी दोनों, नंबर डी जो आपका है ये सही हो जाएगा। नंबर डी को सही कर लीजिएगा, सी तथा बी दोनों, मतलब सी धान भी हो जाएगा आपका और कपास भी हो जाएगा। ये दोनों खरीफ ऋतु की फसल है, इन दोनों को सही कर लीजिएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे और चना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 को लाते हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 6 को देखिए कि इन निम्न में से कौन रबी की फसल है। इस बार आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी एक फसल है जो रबी ऋतु में बोई जाती है। तो इनमें से देखिए कौन सी रबी की फसल है, और यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर दिया है कि नंबर ए दिया धान। धान किस ऋतु का फसल है, धान ये खरीफ ऋतु का फसल है, अभी हम बात कर चुके थे। ठीक है, बाजरा भी आपका गलत हो जाएगा, मक्का भी आपका गलत हो जाएगा, और बचा आपका गेहूं आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए क्या करा है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए मेरा क्या करे कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। भूदान आंदोलन जो है किसके द्वारा आरंभ किया गया, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया आपका महात्मा गांधी, नंबर बी ऑप्शन दिया विनोबा भावे, और नंबर सी ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, नंबर डी ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी। सो इसमें राइट आंसर क्या होगा, विनोबा भावे को सही कर लीजिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बात की भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया, तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा चलाया गया। फिर हमने यहाँ पर बात की, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात की कि निम्न में से कौन रबी की फसल है, तो गेहूं जो है ये एक रबी की फसल है। फिर हमने यहाँ पर बात की प्रश्न नंबर 5 के बारे में कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है, तो धान जो है ये आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते प्रश्न नंबर जो अब देखिए यहाँ से आपके कौन से प्रश्न स्टार्ट होंगे, अब यहाँ से आपके लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट होंगे। लघु उत्तरी प्रश्न कहने का मतलब जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड में 4-4 नंबर के जितने भी सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, 4-4 नंबर के जितने भी आपके पेपर में 4-4 नंबर वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उन सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास को। सबसे पहले स्क्रीन पर लाएंगे हम लघु उत्तरी प्रश्नों को। तो लघु उत्तरी प्रश्नों को देखिए कि यहाँ पर देखिए सबसे पहला देखिए प्रश्न क्या है लघु उत्तरी प्रश्न में कि भारतीय कृषि की कोई 3 हमें यहाँ पर विशेषताएं बतानी है। तो भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बतानी, तो चलिए और वहाँ पर भारतीय कृषि की ऐसी कौन कौन सी ऐसी 3 विशेषताएं जिनके बारे में हमको यहाँ पर वर्णन करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि भारतीय कृषि की कौन सी ऐसी 3 विशेषताएं जो हमको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लाते हैं अब भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं यहाँ पर देखिए कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो देखिए क्या है, भारतीय कृषि की जो पहली विशेषता है वो देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए कि प्रकृति पर निर्भरता है ना, प्रकृति पर निर्भरता है, हेडिंग डालेंगे प्रकृति के पर निर्भरता। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रकृति के पर निर्भरता। तो देखिए यहाँ पर देखिए भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। अब देखिए जो भारतीय कृषि जो है जैसा मौसम रहेगा हम उसी तरीके से फसल बोएंगे। ठीक है, अब जिस तरीके से आप बात करते हैं कि जो भारतीय कृषि जो है वो मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर करती है, आप लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए अब यही कारण है कि वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता, यानी कि कभी भी वर्षा हुई और कभी वर्षा नहीं हुई। तो इससे क्या होता है कि भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ा लेते क्लास को। चलिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था को है ना
सर्वाधिक प्रभावित करती है। भारतीय कृषि जो है ये भारतीय कृषि जो है ये अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करती है। फिर देखिए हमने बात की और आगे बात करते हैं कि जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, जिस वर्ष मानसूनी वर्षा नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी यथेष्ट मात्रा में होता है। कृषि उत्पादन भी जो होता है वो यथेष्ट मात्रा में होता है। ये आपका नंबर 1 हुआ। ये आपकी पहली विशेषता आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो हेडिंग क्या थी, हेडिंग की थी, हेडिंग मैंने यहाँ पर लिखा है आपको प्रकृति पर निर्भरता, जिसकी आपका ये जो देखिए आप लोग क्या करते चलिए, आपको साथ ही साथ में लिखते भी चलिएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे कृषि की निम्न उत्पादकता। सेकंड हेडिंग डालेंगे कृषि की निम्न उत्पादकता। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, कृषि की निम्न उत्पादकता में देखिए क्या लिखेंगे, कृषि की निम्न उत्पादकता में आप लोग भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। कृषि की निम्न उत्पादकता में क्या लिखेंगे, तो कृषि की निम्न उत्पादकता में ये लिखेंगे। चलिए बात करते हैं कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन, भारत में कृषि उपजों का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो कितना है, अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। मतलब जितने भी देश प्रति हेक्टेयर उत्पादन करते हैं, लेकिन उसमें जो भारत का जो है, भारत का बहुत कम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं कि प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिक की औसत वार्षिक उत्पादकता कितनी है, $105 है। अब यहाँ पर भारत की यहाँ पर देखिए कितनी उत्पादकता है, तो $105 है। और अब यहाँ पर देखिए आपकी 2 हेडिंगें समाप्त हो चुकी हैं। 2 हेडिंगों के बारे में हम बात कर चुके हैं और स्क्रीन पर लाते हैं हम तीसरी हेडिंग कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं बताई, तो मैं पर 2 विशेषताओं के बारे में वर्णन कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो आपकी जो तीसरी विशेषता है, तीसरी विशेषताओं को देखिए क्या कह रहा है। तीसरी विशेषता देखिए कह रहा है कि अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे तीसरी विशेषता के बारे में भी लिखना स्टार्ट कर दें आप लोग। और चलिए तीसरी विशेषता है खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता, इसको हेडिंग में डालेंगे और लिखना भी स्टार्ट करेंगे, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। चलिए ये नंबर 3 हेडिंग रहेगी, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। और इसको देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं आप लोग, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। देखिए अब खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता डालेंगे, हेडिंग डालेंगे खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। देखिए कि भारतीय कृषि में जो खाद्यान्न फसलों की जो प्रमुखता है वो रहती है, मतलब रहती है, खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता भी रहती है भारत में। और क्यों रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या जो है वो जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना आवश्यक है ना। और वहाँ पर फसलों की जो प्रमुखता जो है वो भी यहाँ रहती है और भारत में रहती है। चलिए और आगे बात करते हैं कि तीव्र गति से, अब देखिए आप लोग समझते हैं कि तीव्र गति से जो जनसंख्या जो बढ़ रही भारत की, इससे क्या हो रहा है। देखिए तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जो आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कृषि भूमि के लगभग 65.8% भाग पर खाद्यान्न तथा शेष भाग में व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन किया जाता है। देखिए यहाँ पर समझिए कि जो भारत की जो जनसंख्या वो तेजी से बढ़ रही है, तो यहाँ पर देखिए जो भारत जो है वो भारत के जो कुल भूमि का जो मतलब ये जैसे मान लीजिए उसके पास 100% खेती है, तो वहाँ पर 65.8% पर वो खाद्यान्न और जितना शेष उसके पास बचा है वहाँ पर वो व्यापारिक व अन्य फसलों का उत्पादन करता है। यहाँ पर इस प्रश्न का कहने का मतलब है। और स्क्रीन पर लाते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 को देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 मेरा कह रहा है कि यहाँ पर देखिए कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन करना है। तो भारत में कौन कौन सी ऐसी रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, हमें उनका वर्णन करना है कि भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलों का वर्णन करना। जैसे आपका देखिए कपास ही रेशेदार फसल है, जूट भी एक रेशेदार फसल है, और सन भी एक रेशेदार फसल है, और साथ ही साथ में जो का प्राकृतिक रेशम है ये भी एक रेशेदार फसल है। और भारत में पाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है, जैसे आपका कपास हो गया, जूट हो गया, सन हो गया, प्राकृतिक रेशम हो गया, ये भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसल है। तो अब हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे कि कपास क्या है, जूट क्या है, सन क्या है। आपको लोगों को इनकी हेडिंग भी हम आपको लिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते क्लास को। अब इनके हेडिंग प्रश्न को लिख लिया होगा उम्मीद है। अब चलिए इनकी हेडिंग भी आप लोगों को लिखा देते हैं। इसकी हेडिंग देखिए किस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक रेशम। सबसे पहली हेडिंग डालेंगे प्राकृतिक रेशम और लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी रेशम के कीड़े हैं, रेशम के कीड़े क्या करते हैं, रेशम के कीड़े
रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होते हैं। जो आपका कोकून है वहाँ से रेशम के कीड़े प्राप्त होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मलबरी यानी कि जो शहतूत का जो पेड़ होता है, पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। अभी जो कोकून है ये कहाँ पलता है, तो ये कोकून जो होता है ये पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है ना, पाला जाता है, पलता है। और देखिए नंबर 2 जैसा नंबर सेकंड रेशा आता है आपका कपास। आप कपास के बारे में वर्णन करेंगे, कपास के बारे में आप वर्णन करेंगे कि भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। तो अब देखिए जो मूल स्थान जो कपास जो है ये भारत का मूल स्थान है, ठीक है, भारत का मूल स्थान कपास को माना जाता है, कपास के पौधे का मूल स्थान भारत माना जाता है। फिर देखिए सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। कपास कैसा है, कपास ये जो माल है कैसा माल है, तो कपास जो है ये सूती वस्त्र उद्योग का मुख्य कच्चा माल है। अब जिस तरीके से आप बात कर लें कि ये जो है किस मिट्टी के लिए, इसको हम किस मिट्टी में उगा सकते हैं कपास को, तो देखिए आप बात करते हैं कि दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी जो होती है वो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है ना। जो आपने देखा होगा जो दक्कन पठार के जो शुष्कतर जो भाग होते हैं वहाँ पर भागों में मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और इसके लिए तापमान कैसा रहना चाहिए, कपास के उत्पादन के लिए तापमान के बारे में वर्णन कर लेते हैं कि इसके लिए उच्च तापमान कैसा रहना चाहिए। तो कपास के लिए उच्च तापमान जो होता है वो हल्की वर्षा होनी चाहिए, साथ ही साथ में सिंचाई 210 पाला रहित दिन और खिली थोड़ी थोड़ी धूप भी रहने की आवश्यकता होनी चाहिए। अब इसको हम कहाँ उगा सकते हैं उसके बारे में वर्णन कर लेते हैं। इसको देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हो गए। और अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, अब नेक्स्ट के बारे में वर्णन कर लेते हैं कि आपके यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी जूट। और ये आपका जो लास्ट हेडिंग है आज की इस क्लास की, और यहाँ से हम आपके आज की इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो लास्ट हेडिंग डालेंगे जूट, और जूट एक जो रेशा है इसके बारे में वर्णन करेंगे। तो देखिए जूट को हम सुनहरा रेशा भी कहते हैं, ठीक है, जूट को हम सुनहरा रेशा कहते हैं। और जूट की फसल जो ये बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। जितनी भी जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी वहाँ पर हम जूट को उगा सकते हैं। फिर देखिए जैसे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो आपका पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सो आज की इस क्लास को हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।